अब हम कुछ संयुक्त वर्णों के लेखन के बारे में देखेंगे। जैसे ह्व, न, ह्य, ह्ल, ह्र, ह्र, ण, म। ये सब वर्ण हकार से संयुक्त है। इनका शब्दों में प्रयोग भी देखेंगे और इनको अगर हम इस तरह लिखेंगे तो भी शुद्ध है, और अगर हम हलंत्य करके बाद में स्वर के साथ वर्ण जोड़कर भी लिख सकते हैं। जैसे ह में हलंत्य करके व में अ है, उसी तरह बाकी वर्णों को भी जानना चाहिए। जैसे आह्वानम, यहाँ ह के बाद व है, अनंतर आ है, आह्वानम। वैसे ही मध्याह्नः, ह्यः, कल इस अर्थ में, बीता हुआ कल इस बारे में जब हम बात करते हैं उस समय हम ह्यः पद का प्रयोग करते हैं। जैसे अद्य सोमवासरः, ह्यः रविवासरः, इस अर्थ में इस पद का प्रयोग होता है। प्रह्लादः, हृदयम, यह संयुक्त वर्ण नहीं है। ह और ऋ, यह जो स्वर है ऋ, इसका यहाँ पर संयोग हुआ है, तो ह और यह स्वर मिला के हमने ऐसे लिखना चाहिए। जैसे हृदयम, हृदयम, यह संयुक्त वर्ण नहीं है, बल्कि एक व्यंजन और एक स्वर से मिला हुआ ये ऋ है। जैसे क, ऋ, कृ होगा, वैसे ह ऋ होगा। हृदयम, ह में र भी है, ये संयुक्त वर्ण है। उसका लेखन इस तरह करेंगे, ह के अंदर एक रेखा मार के ह्रासः, ह के अंदर एक रेखा जैसा लिखकर हम ह्रासः लिख सकते हैं। ण, अपराह्नः, ब्राह्मणः, ह में म लिखा हुआ है, ब्राह्मणः। इस तरह कुछ संयुक्त वर्ण के लेखन में हम सुंदरता ला सकते हैं। हालांकि ऐसे भी लिखा जाता है, लेकिन अगर इनको एकत्र लिखे तो अक्षरों में सौंदर्य को ला सकते हैं। वैसे ही कुछ और वर्णों को देखते हैं। उनको लिखते समय हमें यह देखना है कि किस वर्ण के बाद क्या वर्ण लिखना है। जैसे उद्देशः, यह द को हमने 2 बार उच्चारित किया है, द, उद्देशः, उद्देशः। तो यह द में द इस तरह से, द फिर द, उद्देशः, द अनंतरम पुनः एक द, अनंतरम एक ही मात्रा, द उद्देशः। आगे है भवद्भिः। भवत् शब्द का तृतीया बहुवचन यह रूप है। यह भ व, उसके बाद हम द का उच्चारण करते, भवद्भिः। लेकिन लिखते समय भ को हम द के नीचे लिखते हैं और इस भ के साथ ई की मात्रा जोड़ी हुई है। देखिए, उच्चारण करते समय किंचित सावधानी से सुने और बोले भी, भवद्भिः, भवद्भिः। लेकिन आगे देखिए पद्म, यहाँ पे पद्म, द के नीचे म आया है और उसको हमने इस तरह लिखा है, पद्म या पद्मम, पद्मम। ये है भवद्भ्यः, चतुर्थी विभक्ति पंचमी विभक्ति का बहुवचन है भवत् शब्द का। यहाँ देखिए भवद, भवत, भव के बाद द उच्चारण है, उसके बाद भ, उसके बाद य और बाद में आहा, इस तरह से उच्चारण है। तो भवद्भ्यः जैसे हम उच्चारण करेंगे उसी क्रम में भी हम लिख रहे हैं। यहाँ देखिए सी, सिद्ध, सिद्ध, ध्य, ध, य, सिद्ध्यति,
सिद्ध्यति। सी अनंतरम द, ध, य, तीन वर्णों को संयुक्त रूप से लिखा है सिद्ध्यति। अत्र द, ध, य, यह तीन वर्ण है, लेकिन शुरू में हम द उच्चारित कर रहे हैं, बाद में ध और अंत में य, और उन तीनों के साथ स्वर है अ। सिद्ध्य, सिद्ध्यति। इस तरह संस्कृत लेखन में दो तीन वर्णों को संयुक्त रूप में लिखने का अवसर बहुत बार आएगा, और इन सारे उच्चारण के साथ साथ इन वर्णों के लेखन का भी अभ्यास हम करते रहेंगे, तो उच्चारण भी शुद्ध होगा, लेखन भी शुद्ध होगा। इस तरह आगे देखते हैं। घट्या, अत्र घ, ट, य, आ, अत्र ट, य, आ, ट, य संयुक्त है, तो इसको लिखते समय ट हमने अर्ध लिखा है, उसमें ही य को जोड़ा है और आ स्वर उसमें मिला है, तो घट्या इस तरह लिख सकते हैं। और एक शब्द है रत्नाढ्याम, यहाँ त अर्ध है, न के साथ जोड़ा है। यह तो हम अपनी भाषाओं में भी इसी तरह लिखते हैं, लेकिन ढ के साथ यहाँ य भी है और उसके साथ स्वर है आ। उस समय ढ अर्ध है, वहाँ स्वर नहीं है, वो संयुक्त है य के साथ, और आ रत्नाढ्याम, ढ्याम, ढ य आ, ढ्या, रत्नाढ्याम। इस तरह द के साथ कुछ संयुक्त वर्ण को हमने देखा, ट और ढ के साथ संयुक्त वर्ण को कैसे लिखा जाता है वह भी देखा। इस तरह शुरुआत में हमने म और अनुस्वार, कहाँ अनुस्वार लिखा जाएगा, कहाँ म लिखा जाएगा। जैसे एक ही वाक्य में अगर अनुस्वार के बाद स्वर है तो हमें म हलंत के रूप में लिखना है, और अगर अनुस्वार के बाद व्यंजन है तो अनुस्वार को अनुस्वार के रूप में ही लिखना है। सिर्फ एक पद लिखना है तो हम उस पद के अंत में म ही लिखेंगे। अगर वाक्य के अंत में है तो हम म को हलंत के रूप में लिखेंगे। उसके बाद हमने देखा कि एक ही शब्द में अनुस्वार के बाद अगर वर्गीय व्यंजन है तो उस वर्गीय व्यंजन का अनुनासिक वर्ण जो पंचम वर्ण है उसे हमने अनुस्वार के स्थान पर लिखा। जैसे गंगा, अनुस्वार के बाद जो ग है उसके कारण अनुस्वार के स्थान पर ङ आया है, गंगा। ऐसे ही पांचों वर्गीय व्यंजनों के बारे में हमने देखा। लेकिन अनुस्वार के बाद अगर वर्गीय व्यंजन के सिवा दूसरा कोई वर्ण आता है तो क्या करना है, तो अनुस्वार के स्थान पर अनुस्वार ही लिखना है। जैसे हमने देखा सिंह, संवादः, अनुस्वार के बाद ह और व इस तरह से वर्ण आए हैं, इसलिए हमने अनुस्वार को अनुस्वार के रूप में ही लिखा है। बाद में हमने देखा कुछ संयुक्त वर्णों में हकार के साथ कुछ संयुक्त वर्ण जब आएंगे तब हम उन्हें कैसे लिखेंगे। इस तरह ह के साथ कुछ वर्णों को एक साथ लिखने से, उनके शब्दों का उच्चारण करने से हम कैसे कैसे इनका उपयोग कर सकते हैं यह भी हमने जाना। और अंत में हमने द के साथ संयुक्त और द के साथ दो या तीन वर्णों का या ट या ढ के साथ संयुक्त वर्ण लेखन का कैसे प्रयोग किया जाएगा यह हमने देखा। आगे पुस्तक में इस तरह के बहुत सारे शब्दों को आप पाएंगे, और जब जब इस तरह के शब्द आप पढ़ेंगे या लिखने का अवसर आएगा तो अपेक्षा रखती हूँ कि आप इन नियमों का स्मरण करेंगे या लिखते समय उनका पालन करेंगे। अब हम संख्या का अभ्यास करते हैं। मैं संस्कृत में उच्चारण करती हूँ, आप उसी शब्द को दोहराइए। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश। पुनः एकवारम् एकं, द्वे,
त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। पंच अ है, अंत में पंच, किंतु षट् तत्र हलन्त्यमस्ति, षट्। पुनः अग्रे सप्त पूर्णमस्ति, सप्त अर्धं न वक्तव्यं, सप्त अष्ट नव दश। कदाचित् संस्कृतेन दशः अस्ति इति भावः आगच्छति, तथा नास्ति। दश, विंशतिः, 20, विंशतिः, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 100, 100, 100, इस तरह। यह हमने जाना ही। यहाँ पे पंच अपूर्ण उच्चारण करना है और षट में ट हलंत है, षट, इस तरह इसका उच्चारण करना है। एक बार देखते हैं। शतम, शतम, यह सहस्त्र है, सहस्त्र। कदाचित मातृभाषा के प्रभाव से यहाँ सहस्त्र स्त्र इस तरह का उच्चारण सुनाई देता है, किंतु संस्कृत में शुद्ध उच्चारण के लिए सहस्रम, सहस्रम, सहस्रम इस तरह से अभ्यास करना होगा। लक्ष्यम, लक्ष्यम, कोटिः, कोटिः, शतम, सहस्रम, लक्ष्य, कोटिः। अब हम पुस्तक में दिए गए अभ्यासों को एक बार करेंगे। पहला अभ्यास है, नीचे लिखे क्रियापदों के पुरुष और संख्या को लिखिए। उदाहरण दिया है, गच्छति प्रथमः पुरुषः वचनम एकवचनम। आगे है पठामि उत्तम पुरुषः एकवचनम। ध्यायसि मध्यम पुरुषः एकवचनम। पिबामः उत्तम पुरुषः बहुवचनम। खादथ मध्यम पुरुषः बहुवचनम। गायन्ति प्रथम पुरुषः बहुवचनम। पतथ मध्यम पुरुषः बहुवचनम। नयामः उत्तम पुरुषः बहुवचनम। स्मरामि प्रथम पुरुषः एकवचनम। अटति प्रथम पुरुषः एकवचनम। तिष्ठन्ति प्रथम पुरुषः बहुवचनम। इस तरह आगे द्वितीय अभ्यास में योग्य कर्तृपद का योजन करना है। उदाहरण है, त्वं नृत्यसि। आगे क्रियापद हम बोलते हैं, उचित कर्ता का योजन आप कीजिए। क्रीडसि, त्वं क्रीडसि। पठामि, अहं पठामि। धावामः, वयं धावामः। पिबथ, यूयं पिबथ। इस तरह क्रियापदों का वचन और पुरुष देखकर हम कर्तृपद को उचित रूप से योजित कर सकते हैं। आगे की वाक्यों में आप इस नियम का पालन करेंगे, यह आशा रखती हूँ। आगे देखते हैं। तृतीय प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ प्रथम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के क्रियापदों का अभ्यास करना है। इसलिए ति, तः, अन्ति यह कोड रूप में दिया हुआ है। जैसे पठति,
पठतः पठन्ति। आगे दिया है धावति, द्विवचन में क्या होगा? तः जोड़ने से धावतः। बहुवचन में ती जोड़ने से क्या होगा? धावन्ति। इसी तरह बाकी के क्रियापदों में हम अभ्यास करेंगे। ऐसे ही मध्यम पुरुष में सी थः थ। उदाहरण है पठसि पठथः पठथ। बाद में है नृत्यसि, द्विवचन में नृत्यथः, बहुवचन में नृत्यथ। पतथः मध्यम पुरुष द्विवचन है, एक वचन में क्या होगा? पतसि, बहुवचन में पतथ। इसी प्रकार आगे के क्रियापदों को हम बनाएंगे। अंत में है उत्तम पुरुष, मी वह मह। यह भी प्रत्यय के तौर पे दिया है, हम इसे जोड़कर उत्तम पुरुष की क्रियाओं का निर्माण कर सकते हैं। उदाहरण है धावामि धावावः धावामः। आगे है नमामि, द्विवचन में नमावः, बहुवचन में नमामः। इसी तरह बाकी के क्रियापदों को हम बना सकते हैं। आगे है चौथा प्रश्न, कोष्टक में दी गई धातुओं के उचित रूपों से वाक्य बनाइए। त्वं किं करोषि? तत्र पठ धातु दिया है, अहम पठामि। त्वं किं करोषि धातु है पश्य, उत्तर होगा अहम पश्यामि। सः किं करोति धातु है धाव, उत्तर होगा सः धावति। अहम किं करोमि? अहम क्रीडामि। ते किं कुर्वन्ति? ते स्मरन्ति। सः किं करोति? सः खादति। इस तरह प्रत्येक वाक्य के उत्तर के रूप में जो क्रियापद अपेक्षित है उसकी धातु दी हुई है, उसके अनुसार उचित रूप बनाना है। अपने पूर्व अभ्यासों के बल पर हम चाहते हैं कि आप उचित क्रियापद बनाएं।